गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एआई एंड कॉपीराइट लॉ। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो सिग्निफिकेंट रूलिंग्स आई हैं जिसमें यूएस कोर्ट ने टेक कंपनीज के साथ साइड किया है जनरेटिव एआई को डेवलप करते हुए। तो पहली जो बार जो है ये ट्रेनिंग एआई मॉडल जो कॉपीराइट कंटेंट का यूज़ करते हैं, क्या वो थेफ्ट है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है। तो जनरेटिव एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी जो है वो मैसिव डेटा सेट्स पर रिलाई करते हैं, जैसे बुक्स, आर्टिकल्स, इंटरनेट कंटेंट अपनी ट्रेनिंग के लिए। तो कंपनीज कहती हैं कि ये कंटेंट जो है ट्रांसफॉर्मेटिव है, फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर आता है। तो लेकिन जो ये कंटेंट कंपनीज ओन करती हैं वो कहती हैं कि इसका मिस यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, और कॉपीराइट लॉ वायलेट हो रहा है। तो दो कोर्ट डिसीजंस हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट सेट किया है फॉर फ्यूचर केसेस। अगस्त 2024 में कुछ राइटर्स ने एक लॉसूट किया अगेंस्ट एंथ्रोपिक, जो क्लॉड एआई का ओनर है। तो उन्होंने कहा कि जो एंथ्रोपिक है वो पायरेटेड वर्जन्स ऑफ देयर बुक्स का यूज़ कर रहा है बिना कंपनसेशन दिए। लेकिन जज जो थे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया के, उन्होंने बोला कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेयर यूज़ इन कॉपीराइट लॉ जो है वो अलाउ करता है लिमिटेड यूज़ ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल बिना परमिशन के फ्रॉम कॉपीराइट होल्डर, और उसको यूज़ किया जा सकता है क्रिटिसिज्म, कमेंट, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप या रिसर्च के पर्पसेस के लिए। एआई ने कोई ओरिजिनल वर्क्स को रिप्लेस नहीं किया या फिर रेप्लिकेट नहीं किया। ऐसे ही सेकंड केस है जो मेटा के अगेंस्ट हुआ, जिसमें 13 ऑथर्स ने डैमेजेस और रेस्टिट्यूशन मांगे कॉपीराइटेड वर्क्स के। तो प्लेंटिफ्स ने आर्ग्यू किया कि मेटा ने लार्ज पोर्शंस ऑफ देयर टेक्स्ट को कॉपी किया है। जज ने रूल किया मेटा के फेवर में, कहा कि जो मेटा है उनके वर्क्स जो हैं वो, उससे कोई हार्म नहीं हुआ ओरिजिनल बायोग्राफी को या सिमिलर कंटेंट को। तो एंथ्रोपिक को पर भी एक सेपरेट लॉ सूट भी हुआ है अभी रिसेंटली म्यूज़िक पब्लिशर्स द्वारा कॉपीराइटेड सॉन्ग लिरिक्स के ऊपर के लिए। इंडिया में भी ए एन आई ने ओपन ए आई के अगेंस्ट जो है वो मिस यूज़ करने के लिए इंडियन कॉपीराइटेड कंटेंट को केस किया हुआ है। बाकी के भी मेजर इंडियन मीडिया हाउसेस जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया है डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, और डोमेस्टिक लिटिगेशन कर रहे हैं वो एआई के अगेंस्ट। कोर्ट्स जो है उन्होंने एआई के फेवर में रूल किया है कि कॉपीराइटेड मटेरियल जो है वो फेयर यूज़ डॉक्ट्रिन के अंदर ही यूज़ हो रहा है। अ, तो अब जो है ये एक प्रेसिडेंट सेट कर रहा है कि जो कंटेंट यूज़ किया जाता है एआई द्वारा वो फेयर यूज़ पॉलिसी के अंडर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अनलॉफुल फ़ोन टैपिंग। टॉपिक पॉलिटी गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक लैंडमार्क जजमेंट दी है मद्रास हाई कोर्ट ने, जिसमें कि 2011 का एक फ़ोन टैपिंग ऑर्डर जो होम मिनिस्ट्री ने इशू किया था उसे क्वैश कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि ये सर्वेलेंस जो है पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती हैं, ठीक है, इसलिए ये फंडामेंटल राइट टू प्रिवेसी के अगेंस्ट है। कोर्ट ने कहा फ़ोन टैपिंग जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिवेसी होगी अगर वो जब तक प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के को अधेर नहीं करती। उन्होंने कहा कि जो कोवर्ट सर्वेलेंस हो रही है क्राइम डिटेक्शन के लिए वो कोई पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी का क्राइटेरिया में नहीं आती है। उन्होंने केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जो राइट टू प्रिवेसी जजमेंट को भी कोट किया है। सर्वेलेंस जो है ये 2011 में ऑथोराइज की गई थी सेक्शन 5(2) ऑफ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट में, जिसमें कि एक केस था कि 50 लाख का इनकम टैक्स ऑफिसर को ब्राइब की एलिगेशन थी। सीबीआई ने इंटरसेप्शन शुरू की करप्शन को रोकने के लिए, लेकिन रिट पटिशन फाइल की गई 2018 में अगेंस्ट द सर्वेलेंस ऑर्डर। सेक्शन 5(2) जो है इंटरसेप्शन अलाउ करता है सिर्फ ओनली इन केसेस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी। रूल 419 ए भी मैंडेट करता है इंटरसेप्शन, जो कि रिव्यू कमेटी द्वारा रिव्यू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की भी प्रेसिडेंट्स हैं, जैसे पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, कि फ़ोन टैपिंग सिर्फ अंडर सस्टेंजेंट कंडीशंस ही एप्लीकेबल है या परमिसिबल है। के एस पुट्टास्वामी जजमेंट भी जो रिकग्नाइज करता है प्रिवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी, कि जिसमें कि कोई भी फंडामेंटल राइट जो है अगर वो उसके ऊपर लॉ बनाया जा रहा है तो वो सिर्फ जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। सीबीआई ने आर्ग्यूमेंट रखा कि टैपिंग जो है ज़रूरी थी अनकवर करने के लिए ब्राइब को, एम्फेसाइज किया कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है प्रिवेंट करने के लिए करप्शन इंपॉर्टेंट है। 50 लाख का कैश कहा गया है कि फर्स्ट अक्यूज के कार से रिकवर किया गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि पटिशनर जो है वो उस समय सीन ऑफ सीजर पर नहीं थे। स्कोप जो है 5(2) का, सेक्शन 5(2) का अकोमोडेट करने के लिए सीक्रेट क्राइम डिटेक्शन को नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने डिटेल किया ऑर्डर
कि राइट टू प्रिवेसी को के एवोल्यूशन को डिटेल किया और एम्फेसाइज किया कि एग्जीक्यूटिव ओवर रीच जो है बिना लीगल सैंक्शन के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को थ्रेटन करेगा। प्रोसीजर जो अफेक्ट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, वो फॉलो करना चाहिए ड्यू प्रोसेस को। तो एक वर्डिक्ट, ये माइलस्टोन है इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को अपहोल्ड करने का, ठीक है, अगेंस्ट अनलॉफुल स्टेट सर्वेलेंस। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सी फ्लड प्लेटफॉर्म। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ने इनाग्रेट किया है सी फ्लड प्लेटफॉर्म। एक यूनिफाइड इनंडेशन फॉरकास्टिंग सिस्टम है, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है 2 days एडवांस इनंडेशन फॉरकास्ट अप टू विलेज लेवल इन द फॉर्म ऑफ फ्लड इनंडेशन मैप्स और वाटर लेवल प्रोडिक्शंस। तो ये एक्ट करेगा प्लेटफॉर्म एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड फ्लड मॉडलिंग आउटपुट्स की तरह। सिस्टम अभी करंटली सिर्फ महानदी, गोदावरी और तापी रिवर बेसिन्स को ही कवर कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे और रिवर बेसिन्स इसमें ऐड किए जाएंगे। 2D हाइड्रोडायनामिक मॉडलिंग जो है इसमें यूज़ की जा रही है सिमुलेट करने के लिए फ्लड सिनेरियोज को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीआई ने डायरेक्ट किया है सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स को कि वो इंटीग्रेट करें फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने डेवलप किए हैं इनटू देयर सिस्टम्स। तो ये लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। एक रिस्क बेस्ड मैट्रिक है जो क्लासीफाई कर रहा है मोबाइल नंबर को मीडियम, हाई या वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड के कंटेक्स्ट में। तो ये क्लासिफिकेशन बेसिकली कैसे की जाएगी? बहुत सारे स्टेक होल्डर जो हैं, जैसे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इन सब से जो है डेटा लिया जाएगा। उसके बेसिस पर ही किसी भी मोबाइल नंबर को फाइनेंशियल फ्रॉड से रिलेटेड जो है वो टैग दिया जाएगा। तो ये स्टेक होल्डर्स को एम्पावर करेगा, जैसे बैंक्स को, एनबीएफसीज को, यूपीआई सर्विस प्रोवाइडर्स को, कि वो एनफोर्समेंट अच्छे से कर सकें और कस्टमर प्रोटेक्शन मेजर्स ले सकें। बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है एफआरआई को रियल टाइम में यूज़ कर सकेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए, जैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिक्लाइन करने में, अलर्ट्स या वार्निंग्स देने में कंज्यूमर्स को, और डिले करने में ट्रांजैक्शंस को जो कि हाई रिस्क हों। एफआरआई अलाउ करेगा स्विफ्ट, टारगेटेड और कोलैबोरेटिव एक्शन अगेंस्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टर्बियम। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, उन्होंने एक सिंपल ग्लोइंग पेपर सेंसर डेवलप किया है जो लिवर कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सकेगा। तो टर्बियम क्या है? एक रेयर अर्थ मेटल है। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इसको बेस्टनासाइट से ही ऑब्टेन किया जाता है और लेटराइट से आयन एक्सचेंज क्लेस के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है, और न्यूक्लियर फिजन में भी ये पाया जाता है, ठीक है। तो मॉडरेटली हार्ड सिल्वरी वाइट मेटल है, स्टेबल रहता है ये इन एयर व्हेन इन प्योर फॉर्म। ये हाई टेम्परेचर्स में भी रिलेटिवली स्टेबल रहता है और रिएक्ट कर जाता है ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ। इसको ग्रीन फॉस्फर्स की तरह भी यूज़ करते हैं फ्लोरेसेंट लैंप्स में, कंप्यूटर मॉनिटर्स में या टीवी स्क्रीन्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रिक्लेम फ्रेमवर्क। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गोल मिनिस्ट्री जो है वो रिक्लेम फ्रेमवर्क लॉन्च कर रही है, जो कि एक कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है। स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है माइन क्लोजर्स के लिए। कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है। तो माइन क्लोजर से आपको पता है कि लैंडस्केप्स और लोकल लाइवलीहुड्स दोनों अफेक्ट होते हैं। तो कैसे ट्रांजिशन हो कम्युनिटीज़ का जब माइंस क्लोज होंगी, तो उसके लिए इसको फ्रेमवर्क को बनाया जा रहा है और एक स्ट्रक्चर्ड गाइड देगा ये इंक्लूसिव एक कम्युनिटी एंगेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए माइन क्लोजर के बाद या पोस्ट क्लोजर फेजेस में। एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देगा कैसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक्शनेबल टूल्स, टेम्पलेट्स, फील्ड टेस्टेड मेथडोलॉजीज बताएगा और एक सीमलेस रेजिलिएंट ट्रांजिशन देगा माइनिंग कम्युनिटीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं करियाचली आइलैंड। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि सिंकिंग करियाचाली आइलैंड को कैसे बचाया जाए। तो करियाचाली आइलैंड जो है लोकेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार रीजन में। वन ऑफ द 21 आइलैंड्स है ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क रीजन में, जो कि साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है। करियाचाली आइलैंड जो है वो बीचेस, सैंड ड्यून्स, स्पिट, सैंडी प्लेन्स इसमें आते हैं। अनइनहेबिटेड आइलैंड जो है ये सिग्निफिकेंटली सिंक होता जा रहा है और 1/3 ऑफ कोरल्स अराउंड द आइलैंड जो है वो ब्लीच हो चुके हैं। अगर ऐसे ही इरोजन चलती रही तो ये अगले 2036 तक जो है सबमर्ज हो जाएगा। इसीलिए टी एन शोर प्रोजेक्ट चलाया जाने वाला है अगस्त 2025 से, ताकि इन रीफ्स को रिस्टोर किया जा सके, ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं संथल रिबेलियन। टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो 30 जून को हम 170th एनिवर्सरी ऑफ संथल रिबेलियन जो है वो मार्क कर चुके हैं। संथल रिबेलियन 1855 में शुरू हुआ था और राजमहल हिल्स ऑफ संथल रीजन ऑफ झारखंड में एक ऑर्गेनाइज वॉर अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म थी ये, लेड बाय संथल्स। सीड्स जो है संथल रिबेलियन के 1832 में ही सो कर दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दामिनेको रीजन में, जो कि राजमहल हिल्स में अब आता है। ये एरिया जो है एलोकेट था संथल्स को, लेकिन उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया। उन्हें पहले प्रॉमिस किया गया था सेटलमेंट और एग्रीकल्चर, फिर संथल्स जो है उनको एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस उनके साथ की गई ब्रिटिश द्वारा। तो ये संथल जो रिबेलियन है, दो ब्रदर्स जो थे सिद्धू और कानू, उन्होंने इसको लीड किया। और जैसे ही ये रिबेलियन ब्रोक आउट हुआ 1855 में, दोनों साइड जो है वो क्लैश होने लगी और अपराइजिंग को क्रश किया गया 1856 में। ब्रिटिश ने ऑफ कोर्स डिफीट कर दिया था मॉडर्न फायर आर्म्स और वॉर एलिफेंट्स के थ्रू। अब संथल ट्राइब्स क्या है? ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की। झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो है ये प्राइमरली रिजाइड करती हैं। ट्रेडिशनली ये एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं और एनिमिज्म को फॉलो करते हैं, मतलब नेचर वर्शिप को सिस्टम में ये बिलीव करते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is AI and copyright law. This topic is important for your social issues and also economy section. So in two significant rulings, US courts have sided with tech companies who are developing generative AI. So they have addressed for the first time whether training AI models on copyrighted content constitutes theft or not. So generative AI tools like ChatGPT and Gemini, they rely on massive data sets, including books, articles, and internet content for training. These companies argue their use of content is transformative and qualifies as fair use. Though the two court decisions arrived via different legal paths, both support the tech company's stance, potentially setting an important precedent for future cases. So, first is the case of Anthropic, where writers filed a lawsuit against Anthropic, which is the creator of Claude LLM. They alleged that Anthropic used pirated versions of their books without compensation. But the judge said that the doctrine of fair use in copyright law allows limited use of copyrighted material without permission from the copyright holder. It allows use for the purposes like criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research. And he emphasized that transformative nature of the process and noted that AI did not replicate or replace the original works. Similarly, there was a case against Meta in which the 13 authors filed a case against it, seeking damages and restitution for using their copyrighted works illegally. Meta, according to them, Meta copied large portions of their texts, but the judge said that the plaintiffs failed to show that Meta's use of their work harmed the market for original biographies or similar content. So even in India now, AI has filed certain cases against OpenAI. Major Indian media houses have also joined this Digital News Publishers Association. Then this will rise the domestic litigation against AI companies. So courts have ruled in favor of Anthropic and Meta, and they have basically used the fair use doctrine, and this is going to set a precedent for the future legal actions. So the next topic is unlawful phone tapping. This topic is important for your polity and governance section. So in a landmark judgment, Madras High Court has quashed a 2011 phone tapping order issued by the Union Ministry of Home Affairs. Court held that such surveillance, which under the absent conditions of public emergency and public safety, violate the fundamental right to privacy under Article 21 of the Constitution. So what are the key highlights of this judgment? Court has ruled that phone tapping constitutes a breach of privacy unless it adheres to the procedure established by law. The court observed that covert surveillance for crime detection does not qualify under exceptions like public emergency or public safety. It also cited the K.S. Puttaswamy versus Union of India decision. So this case pertains to 2011 when surveillance was authorized on the allegation of a bribe of 50 lakhs to an income tax officer.
CBI argued interception was necessary to detect and prevent corruption. A writ petition was filed in 2018 against the surveillance order. Section 5, subsection 2 allows interception only in case of a public emergency. Rule 419A mandates the interception to be reviewed by a review committee. So, Supreme Court has passed precedents also in such cases, like PUCL versus Union of India case, where it was established that phone tapping is permissible only under stringent conditions. Then we have the KS Puttaswamy case, which recognized privacy as a fundamental right. So CBI argued that tapping was necessary to uncover a bribe, and it was in public interest to prevent corruption. So CBI claimed that 50 lakh cash was recovered from a car associated with the first accused officer. The court said that petitioner was not present at the scene of seizure, and scope of Section 5.2 cannot be expanded to accommodate secret crime detection. So this court order has detailed the evolution of the right to privacy, and it has put emphasis on the executive overreach without legal sanction. It has put emphasis that overreach without legal sanction threatens democratic values, and they have reaffirmed that procedure affecting fundamental rights must follow due process. Okay, so this verdict is a milestone in upholding individual liberties against unlawful state surveillance. So the next topic is Sea Flood Platform. This topic is important for your governance section. So Union Minister of Jal Shakti has inaugurated the Sea Flood Platform. So it is a unified inundation forecasting system. So it's a web-based platform which provides 2 days advance inundation forecasts up to village level in the form of flood inundation maps and water level predictions. The platform will act as a unified system integrating flood modeling outputs from national and regional agencies. At present, the system covers the Mahanadi, Godavari, and Tapi river basins. The sea flood platform uses advanced 2D hydrodynamic modeling to simulate flood scenarios. Okay. So the next topic is financial fraud risk indicator. This topic is important for your economy section. RBI has directed all scheduled commercial banks, small finance banks, payment banks, and cooperative banks to integrate the financial fraud risk indicator developed by the Department of Telecommunications into their systems. So, financial fraud risk indicator was launched by the Department of Telecommunications Digital Intelligence Unit. So, it's a risk based metric which classifies a mobile number to have been associated with the medium, high, or very high risk of financial fraud. This classification is an outcome of the inputs obtained from various stakeholders, including reporting on Indian Cybercrime Coordination Centers, National Cybercrime Reporting Portal, Chakshu platform, and intelligence shared by banks and financial institutions. So, this will empower stakeholders like banks, UPI service providers, etc., to prioritize enforcement and take additional customer protection measures in case a mobile number has high risk. Banks and financial institutions can use FRI in real time to take preventive measures like declining suspicious transactions, issuing alerts or warnings to customers, and delaying transactions which are flagged as high risk. So, the FRI allows for swift, targeted, and collaborative action against suspected frauds in both telecom and financial domains. Okay. So, the next topic is Terbium. This topic is important for your science and tech section. So, scientists from the Indian Institute of Science have developed a simple glowing paper sensor which could help detect liver cancer early. So, terbium is a rare earth metal and it is almost exclusively obtained from bastenosite and from laterite ion exchange clays. It is also found in the products of nuclear fission. So, it is a moderately hard silvery white metal which is stable in air when in pure form. This metal is relatively stable in air even at high temperatures. It readily reacts with dilute acids, and terbium compounds are used as green phosphors also in fluorescent lamps, computer monitors, and TV screens. So the next topic is Reclaim Framework. This topic is important for your economy section. Coal Ministry is set to launch the Reclaim Framework today, and this is a community engagement and development framework designed specially for mine closures. So the Coal Controller Organization has developed this comprehensive community development framework, and it has recognized that mine closures affect both landscapes and local livelihoods, and this framework is a key step towards ensuring a just and sustainable transition for communities.
So, this framework serves as a structured guide for inclusive community engagement and development throughout the mine closure and post closure phases. It offers a practical step by step approach to institutionalizing community participation in the transition process. It is supported by a suite of actionable tools, templates, and field test methodologies. Ultimately, the Reclaim framework aspires to facilitate a seamless and resilient transition for mining communities. So the next topic is Karyachali Island. This topic is important for your environment section. Tamil Nadu government has started an initiative to save the sinking Karyachali Island. So Karyachali Island is located in the Gulf of Mannar region. It is one of the 21 islands in the Gulf of Mannar Marine National Park region, located on the southeastern coast of India. So it possesses beaches, sand dunes, pit, and sandy plains. The uninhabited island has sunk significantly over the past few decades due to rapid erosion, rising sea levels, and degradation of the surrounding coral reef and seagrass meadows. So, about a third of the coral around the island has bleached on average. At the current rate of erosion, this island is expected to be submerged by 2036. The TN Shore project, which is expected to start in August 2025, will try to restore the reefs with artificial modules. Okay. So the next topic is Santhal Rebellion. This topic is important for your art and culture section. June 30th marked the 170th anniversary of the Santhal Rebellion, which began in 1855, 2 years before the uprising of 1857. So it occurred in the Rajmahal Hills of the Jharkhand region, Santhal region of Jharkhand. It was an organized war against colonialism by the Santhals. The seeds of this rebellion were sown in 1832 when East India Company created Damine Co region in the forested belts of Rajmahal Hills. This area was allocated to Santhals, but they were displaced and they were earlier promised settlement and agriculture, but they found themselves at the receiving end of exploitative practices aided by the British. So, this rebellion was led by two brothers, and after the rebellion broke out in 1855, both sides continued clashing till the uprising was crushed in 1856. The British defeated the Santhals using modern firearms and war elephants in a decisive action in which both Sidhu and Kanho died. So, who were the Santhal tribes? They are one of the largest tribal communities in India, predominantly residing in the states of Jharkhand, Bihar, West Bengal, and Odisha. Traditionally, they are agriculturists and they followed animism, which is a belief system deeply rooted in nature worship. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.